कल हम लोगों ने देखा था कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इतिहास रहा, क्या उसका प्रभाव रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और भारतीय महाद्वीप में उनका पहला कदम कहाँ पे रखा, कैसे उन्होंने सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता से होते हुए पूरे देश पर अधिकार कर लिया, कंपनी का सैन्य विस्तार कहाँ से हुआ, 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, आगे चल के बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई और उन्होंने जो है पूरे देश पर उसके माध्यम से धीरे धीरे अधिकार कर लिया। कंपनी का शासन 1765 में कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कलेक्टर जनरल का अधिकार प्राप्त हुआ था और धीरे धीरे सत्ता जो है कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। शोषण और आर्थिक प्रभाव हमने बताए थे आपको, भारतीय समाज पर प्रभाव बताया था और 1857 की क्रांति के बाद क्या असर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कैसे हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के आपको मुख्य प्रावधान बताए थे कि रिश्वत नहीं लेना है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए और ब्रिटिश सरकार की जो है नियंत्रण शक्ति को बढ़ाने के लिए एक जरूरी था। गवर्नर जनरल का पद था, काउंसिल की स्थापना की थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या प्रभाव रहा, गवर्नर जनरल ने स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का जो प्रभाव को बढ़ाया, नई कानून व्यवस्था हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ने पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। और 1813 का चार्टर एक्ट बताया था कैसे चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सभी व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए, भारत में कैसे जो है सबको व्यापार करने की अनुमति दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं ना कहीं मोनोपोली को समाप्त किया गया और शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। ब्रिटिश संसद की शक्तियां कुछ प्राप्त हुई और 1813 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान मैंने बताया थे। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के बाद व्यापारियों को स्वतंत्रता मिली, भारतीयों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोले गए। 1935 का मैंने एक्ट बताया था, इसके बाद मैंने आपको सारे एक्ट बताए थे। रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, फिर भारत शासन अधिनियम 1858 जो कि स्वतंत्रता की क्रांति का परिणाम था और इंडियन काउंसिल एक्ट 1864, 1892, इन दोनों में कहीं ना कहीं बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रश्न पूछने और इसके बारे में वायसराय के सदस्यों की, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये कहीं न कहीं एक हमारे नरम दल का युग था। उसके बाद 1909 में मोरले मिंटो में बंगाल विभाजन के बीज बो दिए गए थे, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद क्रिप्स मिशन 1935 का शासन अधिनियम आया। कहीं न कहीं हमारा शासन हमारे संविधान की कॉपी 1935 के संविधान से ली गई और क्रिप्स मिशन 1942 आया, फिर कैबिनेट मिशन 1946 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1935 के शासन की मैंने कल आपको महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। स्वतंत्र प्रांत के रूप में राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी गई, संघीय प्रणाली की स्थापना की गई, केंद्र और राज्य के अधिकार मिले, महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार था, जबकि प्रांतियों पर स्थानीय मामलों में अधिकार था। डायरेक्ट चुनाव, भारतीयों को सीधे चुनाव में लेने का अधिकार मिला। 1935 के शासन के अधिनियम का क्या प्रभाव रहा, स्वतंत्रता की दिशा में कदम था, अधिकारियों को भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी, भारतीयों को अधिक स्वायत्तता दी गई, संविधान की नींव पड़ी, राजनीतिक असंतोष भी बढ़ा। संविधान का परिचय, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ वो मैंने अब हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम में उन्होंने क्या किया था, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, भारत के लिए संघ लोक सेवा आयोग और रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। ठीक है। संविधान सभा संविधान की मांग सबसे अधिक बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर
तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इनको, ये गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जब भी इनके अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का समय आता था, दादा भाई नेहरू को सामने ला देते थे। दादा भाई नेहरू कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी बताई थी। ड्रेन थ्योरी मतलब कैसे जो है भारत का पूरा व्यर्थ जो है हुगली नदी से जो है थेम्स नदी तक जाता है, और ये कहीं न 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1992 में महात्मा गांधी ने इसकी पुनः मांग की। किसकी? संविधान सभा की। 1922 में संविधान सभा की मांग की। यह व्यक्तिगत स्तर पर कई मांगे थी। सर्वप्रथम 1934 में किसने मांग की? एम.एन. रॉय साहब ने मांग की। एम.एन. रॉय साहब ने मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में अधिकारी ग्रुप की संविधान सभा के गठन की मांग की। 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीटी जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार फिर से कहीं न कहीं फिर से कहीं गेट फिर से कहीं न कहीं संविधान सभा की मांग की। और 1940 में जो है लिन-लिथ गो प्रस्ताव हुआ। लिन, इसको हिंदी में लिख लीजिए, लिन-लिथ गो प्रस्ताव आया। लिन-लिथ गो प्रस्ताव आया। लिन-लिथ गो प्रस्ताव के बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली गई थी। पहली बार क्रिप्स मिशन में जो है 1942 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के लिए संविधान तैयार करना था। 299 इसमें सदस्य थे जो भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। कहीं ना कहीं उस समय डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। भारतीय सभा स्वतंत्र संग्राम के बाद भारत के अंदर गणराज्य के निर्माण के लिए प्रमुख जो थे। 1942 में जो क्रिप्स मिशन में क्या बताया गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। सर स्टैफोर्ड क्लिप्स इसके प्रमुख सदस्य थे। पूर्वी भारत, अब इसमें ये सारी चीजें बताई गई। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होना था? सदस्यों का जो निर्वाचन था 10 लाख की जनसंख्या पर था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव था। आज भी कहीं ना कहीं लोकसभा में वही चीज है। देशी रियासतों में कौन से मनोनीत सदस्यों को या अपनी सहमति से रास्ता अपनाया गया था। भारतीय प्रांतों में चुनाव जो है सांप्रदायिक क्षेत्र पर आधारित होना था। चुनाव 3 वर्गों में बांटा था, मुस्लिम, सिख और अन्य। 3 कम्युनिटी में बांटा था, मुस्लिम, सिख और अदर्स में बांटा गया था। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत से था। चुनाव देने वाला या तो टैक्स पेयर था, ऐसे आज 1 पर्सन 1 वोट नहीं, उस समय या तो टैक्स पेयर और एजुकेटेड जो पर्सन थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम। प्रांत में विधानसभा के सदस्य या तो स्थानीय शासन के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। कैबिनेट मिशन को लेकर प्रतिक्रिया। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस की कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो और बात आगे बढ़े। देश स्वतंत्र हो। मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया कैबिनेट मिशन को? मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रास्ता साफ हो गया। पाकिस्तान को शब्द का पहली बार प्रयोग बांग्लादेश के एक व्यक्ति ने किया था। आप उसका नाम बताइए। ठीक है। कांग्रेस को जो है कांग्रेस को उस समय कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 73। और अदर्स को 15 सीटें मिली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 15 दिसंबर 1946 को हुई। और और प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर को हुआ। और 11वां सत्र कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर
1949 को हुआ। संविधान सभा की कुल 2 बैठकें हुई। 2 बैठकों में और कुल 11 सत्र हुए। कितनी हुई? 2 बैठक और 11 सत्र हुए। कितनी हुई? 2 बैठक हुई और 11 सत्र हुए। 11 सत्र हुए। 2 बैठक हुई और 11 सत्र हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णा अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर हरेंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी को क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। इस दिन बंगाल नरसिम्हा राव को संवैधानिक सलाहकार बंगाल के नरसिम्हा राव को जो है वो बना दिया गया। संविधान का 11वां सत्र अंतिम 11 नवंबर 1949 को हुआ और नई दिल्ली में 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर इसके रूप में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की दूसरी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। भारत मामले स्वयं एवं विदेश नीति 90 सीटों में जो है इसकी एक प्रारूप समिति बनी। भारतीय संविधान की इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। समावेशी और लचीला सबको लेके चलता है। लचीला भी है, कठोर भी है। जहाँ संघ और राज्य की बात आती है वहाँ संविधान लचीला हो जाता है। जहाँ देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है वहाँ पर संविधान कठोर हो जाता है। वहाँ एकात्मक व्यवस्थाएं आने लगती हैं। धर्मनिरपेक्ष संविधान, लोकतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रहेगा। संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद आता है, इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग। संविधान सभा में एक थी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की जो है एक बार हम शॉर्ट समरी में याद कर लेते हैं। जो प्रथम वाचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक हुआ और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949।
भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया गया। स्वतंत्र निरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संसदीय संप्रभुता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विशिष्ट प्रावधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। तृतीय वाचन के दौरान जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी 5 प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान में आज की डेट में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 अनुसूची थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया। 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। संविधान के पिता आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसकी संज्ञा दी गई। कौन कौन किस किस समिति के अध्यक्ष थे वो एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति झंडे पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन किस किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति थी झंडा समिति। देखिए झंडा समिति में कंफ्यूजन रहता है। झंडा समिति जो स्टेट लेवल पे थी वो उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। मंत्रालय विभागों में किस तरह का झंडा उपयोग होगा। और झंडा समिति के जो मेन अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 23 जून 1947 को तदर्थ समिति का गठन हुआ और इसके सदस्य कौन कौन थे? मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, के मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? जहां जहां पर संघ लगा है वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। कौन कौन? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति और राज्यों से समझौता करने वाली शक्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य संविधान समिति, मौलिक अधिकारों पर और अल्पसंख्यकों पर समिति, मौलिक अधिकारों पर उप समिति और अल्पसंख्यकों पर उप समिति। अल्प मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जीवन दास, भगवान दास कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की उप समिति एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, ये हो गई। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें फटाफट चीजों को बताना है। फिर क्या आती है? संविधान की प्रस्तावना। ये हमने आपको बता दिया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना। क्या आती है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? संविधान का स्रोत के बारे में बताया गया। हम भारत के लोग, संविधान का गठन कैसा हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्याय कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना संविधान के लिए भूमि की एक आमुख भांति है। इसमें आदर्शों का शासन प्रणाली के रूप में संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। यद्यपि लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। भारत में प्रस्तावना का जो है भाषा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से ली गई है। और नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को जिस प्रस्ताव को पारित किया था उसे संविधान में उद्देशिका के रूप में अपना लिया गया। ठीक है जी। प्रस्तावना संविधान में सत्ता का स्रोत जनता है, ऐसा बताया गया है। प्रस्तावना लोक प्रभुता को मान्यता देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित,
अंतिम होता है। स्पष्ट है कि लोकसभा की घोषणा करते लोक प्रभुता जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। अंगीकृत का अर्थ होता है क्या? स्वीकार करना। और आत्मार्पित का अर्थ क्या होता है? आत्मार्पित का अर्थ होता है देश को सौंपना और अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण तरीके से संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व सक्षम हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। आंतरिक निर्णय कौन कौन से हैं? आंतरिक निर्णय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बाह्य निर्णय जैसे विदेशी संबंध होगा। भूमंडलीय के दौर में संप्रभुता पर क्या होती है? कभी कभी जो है क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। कैसे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है? कि भारत आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, इन सब चीजों का सदस्य है। यदि इनकी सदस्यता से भारत के राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं और इन संस्थाओं की सदस्यता समस्या में कोई बाधा आएगी तो भारत सुरक्षा से जो है इसकी सदस्यता को हटा सकता है। समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, हिंसा की क्रांति, लोकतांत्रिक न्याय, जन कल्याणकार, संसदीय चुनाव, कानून, योजना, विकास। चीन का माओवाद, भारत का नक्सलवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है इसमें कुछ तत्व हैं जैसे व्यक्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचितों का कल्याण, शोषण की समाप्ति। वैश्विक स्तर पर समाजवाद की धारणाएं मार्क्सवाद और समाजवाद से हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद इसे गांधीवादी और नेहरू समाजवाद भी कहते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद से निकटता रखता है लेकिन इससे भी अलग है। डीएस नकारा ने 1982 में जो है सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व बताए थे, जैसे कि आय की असमानता को दूर करना, जीवन स्तर के असमानता को दूर करना, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, विभिन्न रूपों में शोषण को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद का अर्थ नागरिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय समाज का मुख्य संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से, लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद के निवारता का विरोधी नहीं है। यहाँ निजी और सामाजिक संपत्ति का अस्तित्व संपन्न है। पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया, धर्म निरपेक्षता के बारे में। धर्म पंथ निरपेक्ष का अर्थ एक ऐसा देश है जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। धर्मनिरपेक्ष धर्म धारण करने योग्य आचरण के नियम। सेक्युलर रिलीजन से तटस्थता। रिलीजन का मतलब है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ना। रिलीजन बना है रिलीजियस। ठीक है, तो मैंने आपको रिलीजन का मतलब समझा। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्रात्मक डेमो जनता का शासन, जनता के लिए विकल्प है, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। रिपब्लिक में जो है गणतंत्रात्मक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका, कुछ भी नहीं है, एकल कार्यपालिका। गणराज्य का तात्पर्य एक ऐसे देश से जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत हो या मनोनीत हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। राज्यों का प्रमुख जिसका राज्य के नाम से शासन चलाया जाता है गणराज्य। वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति महोदय निर्वाचित होते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रमुख नेता होते हैं। लोकसभा के सभी सांसदों को चुनते हैं। राजनीतिक न्याय, एक व्यक्ति को एक वोट का देने का अधिकार है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक न्याय का पक्ष है। ठीक है, अब इसमें क्या है? सत्ता का उद्देश्य जैसे सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। और सामाजिक न्याय से भेदभाव की समाप्ति। आर्थिक न्याय, समान विकार के लिए समान वेतन। राजनीतिक न्याय, समान व राजनीतिक अधिकार, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और विचार प्रकट करना। स्वतंत्रता का अधिकार,
आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में ये बताया गया है, लेकिन ये जो है कभी-कभी जो है क्या होता है, इन पे जो है नीतिगत प्रबंधन भी लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं? इनको फंडामेंटल राइट्स 19 को सस्पेंड भी किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। धर्म की स्वतंत्रता सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है या व्यवहारिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। निर्वाचन आयोग व कैग आर्टिकल, दिल्ली व संघ शासित के से संबंधित आर्टिकल। विचार का अर्थ चिंतन या विवेचन जो आंतरिक या मानसिक कार्य से हो। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है समाज में व्यक्ति की स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि की विचारधारा से होगा नहीं होगा। सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। सभी को अवसर की समानता मिलेगी। अवसर की समानता, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा होगी। व्यक्ति को मानवीय जीवन पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना। स्वच्छ जलवायु, शिक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और मनोवैज्ञानिक कल्पना जिसका अर्थ क्या है, नागरिकों को बीच एक होने की भावना। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग इसके अलग ना हो। और बंधुता का अर्थ है देश का निवासी होने के कारण बंधुत्व भाव से आसानी से रहेंगे। ठीक है। अब प्रस्तावना में कई सारी चीजें बताई गई हैं। संघ के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया। 1973 के गोलकनाथ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा व संरचना से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। संविधान की मूल भावना को उद्देश्य संरक्षित करने के लिए था। प्रस्तावना का आलोचनात्मक पक्ष भी है कि प्रस्तावना भाग है कि नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है। आलोचनात्मक का भाग क्या है, इसमें मौलिकता का भाव है। कुछ आलोचक इसे दंत विहीन व्याघ्र भी कहते हैं। मतलब बता तो दिया गया प्रस्तावना में सब कुछ, पर लागू होने की बात नहीं की गई है। जैसे जैसे संसाधन आएंगे वैसे वैसे लागू होगी। यह केवल निवेश निर्देश के रूप में है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान का भाग जो है बेरुवाड़ी मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, इसलिए संशोधनीय भी नहीं है। गोलकनाथ केस में कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। केशवानंद भारती केस में संविधान का अंग है और संशोधनीय भी है। मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में केशवानंद भारती केस को सही ठहराया। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, प्रस्तावना उस हिस्से को संशोधन नहीं करेगा। अभी तक प्रस्तावना में केवल इसकी हम लोग ट्रिक करेंगे। बेर गुल्लक में थे, केशवानंद जी उसको लेने मिल चले गए। बेर मतलब बेरुवाड़ी केस, गुल्लक मतलब गोलकनाथ केस, केशवानंद और मिल लेने चले गए। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने कहा सर्वसम्मति के उद्देश्य से प्रस्तावित 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। भारतीय संविधान में साम्यवादी समाज का प्रावधान नहीं करता है। संविधान तथा गैर संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है। आधारभूत ढांचे का मतलब है संविधान का। संविधान का एक लोकतांत्रिक स्वरूप है और संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, संघीय ढांचे की बात की गई है और संविधान की मूल भावना की बात की गई है। संविधान का अधिकार उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत संसद के अधिकारों को सीमित करता है और संविधान की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। संघ और राज्य की संरचना। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा, इसमें केंद्र, संघ और राज्य दोनों के अनिवार्य और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वर्णन
भाग 3 में किया गया है। संघ के पास ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि राष्ट्रीय हित के होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, परमाणु नीति। संघीय सरकार राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने से बचती है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामूहिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता न हो। राज्य सरकार की कार्य और जिम्मेदारियां। राज्य सरकार राज्य के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को नियंत्रित करती है। राज्य के कार्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, भूमि सुधार। राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग राज्य के भीतर विकास एवं कल्याण के लिए करती है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण अपराध, पुलिस, श्रम, वन, नागरिक अधिकार। केंद्रीय सरकार के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना का संचालन, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार समझौतों का प्रबंध। राजकोषीय राजकीय बजट कराधान, राज्यों को सरकार को दिशा निर्देश देना, लागू करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग। संविधान में दो समानांतर सरकार चलती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केंद्र भी मदद करता है, राज्य भी मदद करता है। संसदीय प्रणाली में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच संवाद और सहयोग आवश्यक होता है। राज्यसभा उसका एक प्रमुख उदाहरण है। विवाद समाधान की प्रक्रिया। संयुक्त सदन को भी बैठाने की व्यवस्था की गई है और धारा 131 में सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिया गया। राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया सकता है। संघीय ढांचे की व्यवस्था। संघीय ढांचा वह ढांचा होता है इसमें केंद्र और राज्य के पास अलग अलग अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का किस प्रकार वितरण किया जाए। यह ढांचा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संरक्षित करता है। एकात्मक एवं संघीय गुण। भारत में संघीय ढांचा है, लेकिन एकात्मक गुणों से भी लैस है। जब स्थिति की आवश्यकता होती है, कोई आपातकाल, कोई इमरजेंसी आती है, तो सारा देश एक हो जाता है। राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र को अधिक पावर मिल जाती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 356 में आपातकाल के रूप में बताया गया है। संघीय शासन की ताकतें। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की व्यापक शक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारण, रक्षा मामले, न्यायपालिका आदि संविधान का संरक्षण जैसे जिम्मेदारियों का पालन करती है। राज्य सरकारों के अधिकार होते हैं। राज्य सरकारों के पास भीतर विभिन्न मामलों की प्रबंधन की शक्ति होती है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। राज्य सरकारें अपनी सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करने की बात करती हैं। स्थानीय शासन का महत्व। स्थानीय शासन वही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं स्वतंत्र बनाने की शक्ति दी गई है और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर इनको विशेष विषय प्राप्त है। नगर पालिका एवं नगर निगम में नगरों को प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को विशेष स्वायत्तता दी गई है। इन निकायों के पास शहरी विकास, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं होती हैं। वित्त का हस्तांतरण। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता एवं संसाधन प्रदान करने की बात भी की गई है। संविधान में वित्तीय अधिकार अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जेड जी तक दिए गए हैं। नगर पालिकाओं को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में एक रिपोर्ट तैयार करता है। स्थानीय निकायों को वित्तीय आवंटन की सिफारिश करता है। देखिए 3 भाग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। भारत में विधायिका का गठन 2 सदनों से होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, लोकसभा निचला सदन होता है। विधायिका केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करती है। संसद के रूप में केंद्र में काम करती है
राज्य में विधानसभा होती है। विधायिका का काम सर्वेक्षण, कानून सृजन और कानूनों की समीक्षा करना होता है, जबकि कार्यपालिका का काम कानूनों का कार्यान्वयन करना होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राज्य सरकारों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। कार्यपालिका नीतियों और योजनाओं का निर्माण लागू करती है, वित्तीय सुरक्षा मामलों में करती है। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या का पालन करना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का गठन। न्यायपालिका न्यायपालिका कानूनी विवादों का समाधान, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान का पालन। कार्यपालिका विधायिका के किसी भी अवैध निर्णय कानून की समीक्षा कर सकती है। शक्तियों के संतुलन की बात बताई गई है। न्यायपालिका यह रखती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी सीमा रेखा में रह के कानून के अधिकार का पालन करें। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। लोकसभा के सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्य कानून बनाना, वित्तीय बिलों का प्रस्ताव, सरकार की नीतियों की समीक्षा। राज्य विधायिका का गठन, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट। हर राज्य की अपनी विधायिका होती है जो दो सदनों में बांटी जाती है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा में सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। राज्य स्तर पर कानून बनाने, वित्तीय मुद्दों को सुलझाने, राज्य सरकार की नीति पर चर्चा करने का काम करती है। राज्य परिषद या राज्य का ऊपरी सदन होता है। इसमें सदस्य और विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का कार्य विधेयकों की समीक्षा करना और उनकी आवश्यकता पर विचार करना होता है। संसद और राज्य विधायकों के समानता और अंतर, दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। दोनों का कार्य सरकारी नीति की समीक्षा करना और वित्तीय मुद्दों का समाधान करना होता है। अंतर, संसद केंद्र स्तर पर कार्य करती है, जबकि राज्य विधानिकाएं राज्य के स्तर पर कार्य संचालन की शक्ति बताइए। विशेषाधिकार, भाई विशेषाधिकार वह होते हैं जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं संसद के सदस्यों को। विधानसभा के भीतर कार्रवाई के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके तहत सदस्यों को स्वतंत्र प्रश्न पूछने और किसी भी दबाव में स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। कार्य संचालन में बाधाएं एवं समाधान, कभी कभी विधायिका में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे हंगामा, बाधाएं, कार्रवाई का स्थगन। कार्य संचालन शक्ति, इन बाधाओं को दूर करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष विशेष अधिकार देती है। स्पीकर की शक्तियां, इस प्रकार वह सदन में अनुशासन बनाए रख सकता है और आवश्यकता अनुसार सदन को स्थगित भी कर सकता है। अब देखिए आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र नहीं होंगे। भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र में वही क्षेत्र होंगे जो कि अनुसूची 1 में दिए गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है: अर्जित राज्य क्षेत्र, 28 राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश। भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, संघ या फेडरल। क्या है? संघीय ढांचों में संघ राज्यों के भी समझौतों का परिणाम है।
हमारी संसद, हमारा संविधान, सुभाष कश्यप ने कहा है। साझा हितों के विषय में जैसे संचार, मुद्रा, रक्षा, विदेश नीति आदि संघ को सौंपे जाते हैं। शेष विषय राज्यों के पास रहते हैं। सामान्य तौर पर राज्य की शक्ति संघ की शक्ति की तुलना में अधिक होती है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाती हैं? पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन क्लैश की स्थिति में केंद्र के कानून को माना जाएगा। यूनियन राज्यों के संघ में सम्मिलित राज्य की इच्छा एवं उसके सांस्कृतिक इच्छा के विरुद्ध होता है। यहाँ राज्यों की तुलना में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होते हैं। अवशिष्ट विषय संघ के पास होते हैं। केसी वीर बनाम राजनीति विज्ञानी भारत के संघीय ढांचे को अर्धसंघात्मक कहा था। संरचना संघीय ढांचे की, जबकि भावनात्मक रूप से एकात्मक दिखाई देती है। मूल रूप से भारतीय संघीय ढांचे को कनाडा के संघ के नजदीक माना गया है। ब्रिटिश शासन जो है हमने आपको बताया था 1935 के शासन के अधिनियम से माना गया। भारत के राज्य क्षेत्र आज नहीं रखते हैं, है ना।